तो शिक्षक साथियों नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए अभी का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं वह फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो उस नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का जिक्र किया गया है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और उसमें किसको नफ़ा और किसको नुकसान होता है और जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह कैसे और क्यों अपनाई जाती है। इन्हीं सब बिंदुओं पर एक एक करके बात करने वाले हैं। तो यदि अब तक अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे भी शिक्षकों से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट एवं सक्षमता परीक्षा की हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो देखिए जो यह आया है विज्ञापन, उसमें यह जो 24 नंबर पॉइंट पर नॉर्मलाइजेशन का जिक्र किया गया है, यह जो है सबसे अधिक चर्चा है कि आखिर यह नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इससे हम लोग को नुकसान हो जाएगा, लोग फेल कर जाएंगे। सभी को फेल कराने के लिए यह लाया गया है कि क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग देख समझ लेते हैं। तो पहले पॉइंट को एक एक करके पॉइंट बाई पॉइंट हम लोग स्पष्ट करेंगे। पॉइंट क में दिया है कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी विधि से आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है का आयोजन एक से अधिक पालियों तिथियों में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। तो देखिए जब आप जान रहे हैं कि परीक्षा जो होनी है वह सीबीटी मोड में होनी है, कंप्यूटराइज होनी है और चूंकि संख्या 4 लाख के करीब है तो अब सभी लोगों की परीक्षा एक शिफ्ट में एक दिन होगी नहीं। परीक्षा जो शुरू हो रही है वह आपको 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक होनी है, यानी यह 15-16 दिन में जो परीक्षा होनी है तो इसमें हो सकता है कि प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्ट में परीक्षा हो, यानी लगभग 25-30 शिफ्ट में परीक्षा होनी है। उसके बाद हर शिफ्ट का कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है, आयोग नहीं है कि हर शिफ्ट के परीक्षा का लेवल जो है, क्वेश्चन का स्तर जो है एक सेट कर पाए। हो जाता है कि किसी शिफ्ट में थोड़ा आसान आ जाता है, किसी शिफ्ट में थोड़ा हार्ड आ जाता है। तो यदि विभिन्न शिफ्टों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए तब तो नुकसान होगा उनको जिनका क्वेश्चन हार्ड आया रहेगा और उनको बेनिफिट हो जाएगा जिनका क्वेश्चन बहुत इजी आया होगा। इसलिए यह समानता अपनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन, जिसका हिंदी ही होता है सामान्यीकरण, तो समानता अपनाने के लिए यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि ना हार्ड वाले को नुकसान हो ना आसान वाले को विशेष फायदा हो। अब नॉर्मलाइजेशन किसका किसका होगा तो देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में जरूरी नहीं है कि 4 लाख लोगों का एक साथ नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा नियम नहीं होता है। सेम संवर्ग के सेम विषय के लिए होगा। जैसे 1 to 5 में जो सामान्य विषय के लिए होंगे उनका नॉर्मलाइजेशन सामान्य विषय पर जितने अभ्यर्थी होंगे उनके बीच होगा। 1 to 5 में ही जो उर्दू से होंगे तो जो उर्दू वाले होंगे तो उनका सामान्यीकरण उर्दू वाले से होगा, और 1 to 5 में जो बांग्ला वाले होंगे उनका सामान्यीकरण जो है नॉर्मलाइजेशन इनके बीच में होगा। हाँ, जितने पालियों में अलग अलग इन सेम संवर्ग की परीक्षा हुई रहेगी उसके बीच नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। वहीं 6 to 8 या 9-10 की बात कर लेंगे तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि सोशल साइंस के जितने शिक्षक परीक्षा देंगे तो इनका नॉर्मलाइजेशन सोशल साइंस वाले से ही होगा। साइंस और मैथ जो होता है तो साइंस और मैथ 6 to 8 में एक ही साथ होता है, तो साइंस और मैथ के लिए जो होगा तो साइंस और मैथ वाले के लिए ही होगा। 9th में साइंस वाले का सिर्फ साइंस वाले से, मैथ वाले का मैथ वाले के बीच में नॉर्मलाइजेशन होगा। वैसे ही हिंदी वाले का हिंदी उससे सिर्फ, और अंग्रेजी वाले के अंग्रेजी कैंडिडेट के बीच, संस्कृत और भी जो विषय होते हैं 6 to 8 या 9 to 10 में उनका उन्हीं कैटेगरी और संवर्गों के लोगों के बीच नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि 6 to 8 का और 1 to 5 और 9 to 10 सबका मिला करके नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा नहीं होगा। हर संवर्ग और विषय का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होगा। वहीं अगर मान लीजिए कि 11-12 में किसी विषय की परीक्षा मात्र एक ही शिफ्ट में हो जाती है, कई शिफ्टों में नहीं आयोजित करनी पड़ती है परीक्षा, तो वैसे कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जब ज़्यादा शिफ्ट होगा तभी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जब अधिक पालियों में परीक्षा होता है। यदि किसी विषय या किसी संवर्ग का एक ही दिन परीक्षा है एक ही शिफ्ट में तो स्वाभाविक है कि सभी के लिए क्वेश्चन का लेवल और स्तर एक ही रहा, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन तभी होगा जब सेम कैटेगरी सेम विषय के परीक्षा को अलग अलग शिफ्टों में लिया जाएगा, तो किसी का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होगा, किसी का उससे कम हो सकता है, किसी का बहुत ईजी हो सकता है। तो वैसे में सभी लोगों में समानता आ जाए नंबर में, तब जा करके यह नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब देख लीजिए
नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें क्या किया जाता है कि अब इस सेकेंड पॉइंट को पढ़िए तब समझ में और स्पष्ट होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा वहीं अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक के आधार पर होगा जो कंडिका 9 में दिए गए उत्तीर्णांक यानी 40% या आपको 36, 34, 32% जो रखा गया है वह नॉर्मलाइजेशन के तहत जो नंबर आएगा उससे होगा, न कि रॉ स्कोर के आधार पर। तब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि दोनों चीज़ क्या हुआ। तो देखिए, एक कहा कि नॉर्मलाइज जब नॉर्मलाइजेशन करेगा तो नॉर्मलाइज स्कोर होता है और एक होता है रॉ स्कोर होता है। तो नॉर्मलाइज स्कोर और रॉ स्कोर क्या है? तो जैसे मान लीजिए कि आपने 150 प्रश्न को बनाया जिसमें आपके 100 प्रश्न सही हुए, तो यह हो गया रॉ स्कोर आपका, यानी जितने प्रश्न सही हुए 1 नंबर का है तो उतना नंबर आपका रॉ स्कोर हो गया। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना करके यदि यह बढ़कर 102.5 हो जाता है या घटकर आपका 98.8 हो जाता है तो यह नॉर्मलाइज स्कोर हो जाता है। तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा सो नॉर्मलाइज स्कोर पर निकलेगा, न कि रॉ स्कोर पर निकलेगा। अब अगले बिंदु को देख लेते हैं कि छठा में इस बिंदु के गौ में क्या कर रहा है कि उदाहरण स्वरूप किसी समान श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 61 है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइज स्कोर 59.10 आता है, तो निर्धारित उत्तीर्णांक 150 का 40% 60 प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित हो जाएगा। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि यह क्या कह रहा है और ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे इसको किया जाता है। और जो सबसे मुख्य बिंदु है निगेटिव वाला उस पर भी विशेष चर्चा मैं करने वाला हूं। तो देखिए यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि जैसे मान लीजिए समान के लिए जो 40% न्यूनतम अर्हतांक रखे गए हैं यानी 60 नंबर चाहिए 150 में टोटल, तो यदि आप परीक्षा में बना के आ गए हैं 62 नंबर का और नॉर्मलाइज किया तो यह हो गया 59.6, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि आप यह देख के मिला लीजिएगा कि मेरा तो 62 सही था फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। तो नॉर्मलाइज करके यदि 60 से घट गया 59.6 हो गया तो आपका रिजल्ट इस स्कोर पर निकलेगा, न कि इस स्कोर पर, तो आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। वैसे ही मान लीजिए कि जनरल के लिए 60 चाहिए और आप 59 नंबर का ही बना के आए, आपका अगर क्वेश्चन का लेवल हार्ड रहा था आप 59 ही बना के आए, तो आपके मन में होगा कि मैं फेल हो जाऊँगा। लेकिन अगर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है और आपका बढ़कर 61.5 हो जाता है तब आप उत्तीर्ण घोषित कर दिए जाएंगे, यानी यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसका फ़ायदा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किसी परिस्थिति में इसमें फ़ायदा भी हो जाता है और किसी परिस्थिति में नुकसान भी हो जाता है। यानी फ़ायदा यहाँ देखिए कि 59 बना के आए फिर भी आप पास हो गए, 61.5 आपका बढ़ के हो गया। 62 बना के आए घट के आपका 59.6 हो गया तो आप पास बना के आए थे फेल हो गया। तो यह होता कैसे है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि कई शिफ्टों में परीक्षा होती है, तो फर्स्ट शिफ्ट मान लीजिए यहाँ फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट मान लीजिए यहाँ, और अभ्यर्थी मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और सेकेंड शिफ्ट के भी अभ्यर्थी 5 का हम लोग देखिए एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। यह तो किया जाता है कि जितने अभ्यर्थी सेम विषय और सेम क्लास के लिए जो बैठेंगे उसका सभी लोगों का एक साथ इसका बनाया जाएगा। लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर देखिए फर्स्ट शिफ्ट में मान लीजिए कि किसी को नंबर आया पहले विद्यार्थी का 70, दूसरे विद्यार्थी का 60, तीसरे का 50, इसका जो है 55 और इसका 65 आ गया। सेकेंड शिफ्ट वाले का देखा गया तो 95 आ गया, 110 आ गया, 105 आ गया और यहाँ पर मान लीजिए कि 95 आ गया, फिर 90 आ गया। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या करता है कि उसको एक एवरेज निकालता है, माध्य निकालता है दोनों शिफ्ट का। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट में 70 आया, 60 आया, 50 आया, 55 आया और 65 आया, तो इसका माध्य निकाल लेगा कि इसका औसत कितना आया। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का औसत निकाल लेगा। तो मान लीजिए, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट वाले का औसत आ गया यदि मान लीजिए कि 70 और सेकेंड शिफ्ट वाले का आ गया 85, तो स्वाभाविक सी बात है कि फर्स्ट शिफ्ट वाला जो था उसका क्वेश्चन हार्ड था और सेकेंड शिफ्ट वाले का क्वेश्चन आसान था। क्योंकि किसी एक विद्यार्थी पर यदि बनाया जाता तब आप कह सकते थे कि हो सकता है कि तेज हो और भारी भी आया हो, तब भी क्या है वह जो है कम बना लिया।
या अधिक बना लिया, या अगर हल्का भी आया तो कह सकते हैं कि कमज़ोर था इसलिए उसको। लेकिन चूंकि यह सभी लोगों पर बनाया जाता है तो सभी लोग जरूरी नहीं है कि कमज़ोर ही हो जाएं। सारे जितने लोग बैठे हैं या सारे जितने लोग बैठेंगे वे सभी लोग मेरिटोरियस ही हो जाएं, यह संभव नहीं है। इसलिए जब माध्य निकाला जाएगा, टोटल जितने लोग बैठेंगे परीक्षा में और जितना औसत आएगा नंबर का, तो जिसका औसत नंबर का अधिक होगा तो माना जाएगा कि उसका क्वेश्चन आसान था, और जिसके शिफ्ट का औसत कम आएगा उसका माना जाएगा कि क्वेश्चन हार्ड था। तो यहीं जो दोनों के बीच में 15 नंबर का डिफरेंस होता है, तो क्या किया जाता है कि यह 15 नंबर इसमें जोड़ दिया जाता है कि यह दोनों समतुल्य हो जाए। यह सामान्य मैंने बताया कि यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस मतलब सबसे प्राथमिक क्या होता है। हालांकि हर आयोग का, हर बोर्ड का थोड़ा थोड़ा मेथड अलग होता है और थोड़ा घटाने बढ़ाने का जो फार्मूला भी होता है वह अलग होता है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें अब अंतर पड़ता है किस चीज़ का, कि कितने लोग बैठे हैं परीक्षा में, कितना नंबर ला रहे हैं, और जो एवरेज नंबर है वह कितना है। अब इसमें एक और पॉइंट जो सबसे ज़्यादा चिंतित कर रहा है लोगों को, उसको देख लिया जाए। कह रहा है कि यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। तो यही सभी लोग कह रहे हैं कि यह जो है एक किस्म का निगेटिव हो गया, सभी को छांट दिया जाएगा और निगेटिव के लिए ही यह लगा दिया गया है, यह निगेटिव ही है। लेकिन इसका क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। सबसे मुख्य पॉइंट इसमें का यही है। तो देखिए, इसमें विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत पॉइंट का फर्क पड़ सकता है। अब उसमें देखा जाता है कि मान लीजिए कि किसी ने 150 का 150 अटेम्प्ट किया और उसको नंबर आ गया मान लीजिए 80, और किसी ने 150 में 100 ही अटेम्प्ट किया और उसको नंबर आ गया 70। तो इस कंडीशन में देखा जाता है कि टोटल कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और उसमें से आपको कितना नंबर आया। और आपने जो है, जैसे मान लीजिए इसने अटेम्प्ट कर लिया 150, तो 150 में यह 80 ला पा रहे हैं, ये 100 में ही 70 ला पा रहे हैं। तो इस अनुसार इनका जो मेरिट क्षमता है वह अधिक है, इनका कम है, क्योंकि जब निगेटिव नहीं है तो यह माना गया कि यह तुक्का लगाने पर इनका नंबर अधिक आया, क्योंकि इन्होंने 150 में 80 लाया और इन्होंने 100 में ही 70 लाया। तो इस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट होने की बात आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। अगर इस पर कोई कहे कि आपको जो नहीं आएगा वह मत बनाइएगा, तो यह आपके नुकसान के लिए हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत अंतर पड़ता है। तो 0.5 का लेकर 1 या 1.5 इतना के बराबर अंतर पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंक तक मान सकते हैं आप, मतलब अधिक क्वेश्चन बनाते हैं तो। हाँ, अगर छोड़ना आप चाहते हैं तो जो क्वेश्चन आप कभी देखे सुने नहीं है बिल्कुल, वह 5-10 छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं कीजिएगा कि 150 नंबर में 50 गो आ रहा है तो 50 गो बनाएं और 100 गो छोड़ दें। यह मैं क्यों कह रहा हूँ उसको समझ लीजिए। क्योंकि सक्षमता परीक्षा जो लोग दे रहे हैं वह कंटिन्यूटी में नहीं है, यानी कॉम्पिटिटिव तैयारी के कंटिन्यूटी में नहीं है, तो हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये होगा कि ये हो सकता है। तो मान लीजिए 150 नंबर की परीक्षा है, इसमें मात्र आपको 50 नंबर ही आ रहे हैं। अब इस निगेटिव के इफेक्ट के डर से यदि आप 100 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो यह 50 बनाए, 50 में भी हो सकता है आपका 5-10 गलत हो जाए तो आप फेल हो जाइएगा। अब यदि 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि आप बना देते हैं 140। अब 140 बना दिए, 50 आपको आ रहा था और बाकी जो है आपने ऐसे ही बना दिया, यानी 10 छोड़ भी दिए, तब की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें आपने 100 बनाया था तो आपको 50 आए थे, 40 बना दिए तो आपका इसमें नंबर बढ़ के मान लीजिए हो गया 75, यानी 25 नंबर आपका बढ़ गया। और आपने इसमें अटेम्प्ट कितना कर लिया, 40 अधिक कर लिया। तो अगर 40 अटेम्प्ट आपने अधिक किया और उसमें 25 नंबर बढ़ गया तो 15 निगेटिव में भी चल गया, तो पॉइंट में नुकसान होगा, लेकिन यहाँ नंबर बढ़ रहा है आपका 25। यानी कि आप 150 में यदि सभी प्रश्नों का भी हल कर देते हैं और आपको जो नहीं आ रहा था, चाहे जिसमें आपको कन्फ्यूजन था, उसको आपने मार दिया छोड़ने के बजाय, जिससे आपका नंबर 20 को बढ़ गया, तो हो सकता है कि निगेटिव का इफेक्ट जो यह बता रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में उसको मैक्सिमम मान लीजिए कि 5 नंबर, इससे अधिक किसी कंडीशन में नहीं आपका काटा जा सकता है। तो 5 नंबर काट भी लिया जाता है, तो 5 इसमें से घटा लीजिए, तब भी 15 नंबर का आपको बेनिफिट हुआ। और यदि आप अटेम्प्ट ही नहीं करते तो यह 15 नंबर तो आपका कम हो जाता। तो यह कब किया जाता है कि जब निगेटिव मार्किंग हो, यानी नॉर्मलाइजेशन भी होना और निगेटिव मार्किंग भी हो, कि 4 गलत होगा तो 1 सही में से घट जाएगा, तब तो बिल्कुल जो नहीं आता है उसको छूना बेवकूफ़ी हो जाती है। लेकिन
जहाँ निगेटिव नहीं है और थोड़ा बहुत असर पड़ने वाला है और आपको कन्फ्यूजन या जो सवाल आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि यह हो सकता है, वह बनाने में ही लाभ है। क्योंकि यदि आप उसको ये भी समझ लीजिए कि तुक्का में 50 को क्वेश्चन मार दिए, उसमें आपका 20 को सही हो गया, तब 5 को 7 को कट भी जाएगा, तो 13-15 नंबर आपको फायदा ही होगा। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है इस चीज़ से डर के कि नॉर्मलाइजेशन में कह रहा है कि निगेटिव का असर पड़ेगा, तो यह जान के आप अधिक क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ के आइएगा, नहीं तो इससे नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इसमें नुकसान से ज़्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अच्छी भी बात है। देखिए, हर चीज़ का दो जो है सिक्के के जो कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसमें फ़ायदा अगर आप नुकसान देखें कि घटाने की बात हो रही है, तो आप ये भी तो देख सकते हैं कि मान लीजिए आज आप जिस शिफ्ट में परीक्षा देने गए थे, वह परीक्षा बहुत ही हार्ड था। 150 नंबर में आपको 70 नंबर लाना मुश्किल था, आपने 70 नंबर लाया। और सेम परीक्षा सेम क्लास के लिए कोई गया 150 का देने, उसका क्वेश्चन इतना आसान आ गया कि 90 हो गया, तब तो उस अनुसार इसको माना जाएगा कि यह व्यक्ति आपसे तेज है। लेकिन आपका क्वेश्चन का लेवल ऐसा था कि आप इससे तेज रहते हुए भी आपको इतना ही आया। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाकर दोनों को सामान्य किया जाता है कि मेरिट पर किसी के असर नहीं पड़े, कि सबका एक समान नंबर आना चाहिए। तो बहुत सारे कंडीशन में यह अच्छा भी चीज़ है। एक चीज़ का और असर होता है कि कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो बहुत ही हार्ड थे, बहुत टफ थे, तो उस टफ क्वेश्चन को भी देखा जाता है। हमने सिंपल बताया कि कैसे औसत, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में बहुत चीज़ देखा जाता है। जैसे 10 क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही टफ थे, उसमें यदि 10 क्वेश्चन में जो जिन्होंने अधिक बनाया है, जिनका अधिक सही है, उनको भी लाभ दिया जाता है कि जो क्वेश्चन किसी से नहीं बना वह क्वेश्चन इस व्यक्ति से बना, यानी यह मेरिटोरियस है, तो उसका भी फायदा दिया जाता है। और कोई इस 10 हार्ड क्वेश्चन में से एक भी नहीं उसको छुआ टच किया, तो उसको थोड़ा सा नुकसान होता है। तो इसमें कैंडिडेट कितने हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितने शिफ्टों में परीक्षा हुई है। जैसे कि मैंने सिर्फ 2 शिफ्ट का उदाहरण दिया, लेकिन आपका 10 शिफ्ट में परीक्षा होगा तो 10 का अलग अलग निकाल करके औसत तब उसको इसका निकाला जाता है। तो आपका कितने शिफ्ट में परीक्षा हुआ, कितने विद्यार्थी थे, कैसा क्वेश्चन का लेवल था, आपने कितना सही किया, भारी क्वेश्चन कितना बनाया, आसान वाले में किसको, यह बहुत चीज़ देख के किया जा रहा है, इसको किया जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें माथापेची करने की आवश्यकता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में नुकसान होगा, कहीं से कोई नुकसान नहीं होता है। ये स्टेट जो 2023 में आपने देखा होगा कि बम्पर रिजल्ट आया था, बहुत सारे लोग पास किए। उस स्टेट का बम्पर रिजल्ट आने का कारण एक ये भी था, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक ही था, लेकिन आसान क्वेश्चन के लेवल होने से भी अधिक लोग, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में बहुत फेल होने वाले लोग भी पास हुए। तो इसका बहुत बार बेनिफिट भी मिलता है। और एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन की डर से आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। आप 2 4 5 वैसे छोड़ सकते हैं जो बिल्कुल कभी देखे सुने नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन वाले हों या किसी पर थोड़ा सा भी आपको हो कि होगा, तो बिल्कुल ही उसको बना करके आइएगा। क्योंकि अगर ये 0.1 नंबर आपका या 0.1 से लेकर 1-2 नंबर तक घटता है अधिक बनाने से, तो आपका जब सही हो जाएगा तो 10 नंबर बढ़ भी जाएगा। इसलिए रिस्क लिया जा सकता है। आगे भी सक्षमता परीक्षा से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट एवं तैयारी से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।